हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में 11th और 12th के सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए कृषि जंतु विज्ञान सन 2022 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन रहता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 ट्रू फॉल्स एंड 5 एक वाक्य में लिखना होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स। बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो स्टूडेंट, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है अमीबा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अमीबा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। अमीबा है। अमीबा एक प्रोटिस्ट है। अमीबा एक प्रोटिस्ट है। एंड हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। 4 कोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है? तो स्टूडेंट, हमारे ऑप्शन दिए हैं पक्षियों में, स्तनधारी में, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में, सभी लाल रक्त वाले जंतुओं में। तो स्टूडेंट, इसमें हमारा सही आंसर हो जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानव रुधिर का पीएच होता है। मानव रुधिर का पीएच होता है। मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। मानव रुधिर का पीएच 7.4 होता है। अब हमारा आ रहा है पांचवा क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है, देखिए, केचुए में सामान्यतः खंडों की संख्या होती है। केचुए में सामान्यतः खंडों की संख्या कितनी होती है? तो स्टूडेंट, केचुए में सामान्यतः खंडों की संख्या 100 to 120 होती है। 100 से 120 होती है। केचुए में सामान्यतः खंडों की संख्या 100 से 120 होती है। तो स्टूडेंट, अब हमारे 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिनको हमें एक वाक्य में लिखना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है केचुए में क्लाइटेलम किन खंडों में पाया जाता है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर होता है केचुए में क्लाइटेलम सामान्यतः 14वें व 16वें खंडों में पाया जाता है। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो स्टूडेंट, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मानव में किसी एक लिंग संलग्न बीमारी का नाम बताइए। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा, मानव में एक लिंग संलग्न बीमारी का नाम हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया है। मानव में पाई जाने वाली एक लिंग संलग्न बीमारी हीमोफीलिया होती है। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है अकशेरुकी तथा कशेरुकी में कोई एक अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट, अकशेरुकी जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता है। जो अकशेरुकी जंतु होते हैं उसमें मेरुदंड नहीं होता है, जबकि कशेरुकी जंतुओं में मेरुदंड उपस्थित होता है। जबकि कशेरुकी जंतुओं में मेरुदंड उपस्थित होता है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, रेशम के कीट का जंतुवैज्ञानिक नाम क्या है? रेशम के कीट का जंतुवैज्ञानिक नाम क्या है? तो स्टूडेंट, रेशम के कीट का जंतुवैज्ञानिक नाम बॉम्बेक्स मोराई है। बॉम्बेक्स मोराई। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा, जूलॉजिकल नेम या बोटैनिकल नेम लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी रहता है, तो आप लोग ये ना भूलें। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जो कि लगभग 50 शब्दों में लिखना होता है। ओके।
देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है केचुए का वर्गीकरण लिखिए। केचुए का वर्गीकरण लिखिए। तो स्टूडेंट, केचुए का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ओके, जैसे कि केचुए का संघ एनिलिडा हो गया, वर्ग ओलिगोकीटा हो गया, गण हैप्लोटैक्सिडा हो गया, कुल मेगा स्क्लोलेसिडी हो गया। ओके, वंश फेरिटिमा, जाति फेरिटिमा पोस्थुमा हो गया। तो जो जाति होता है ना, वही केचुए का जूलॉजिकल नेम कहा जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा में दो अंतर लिखिए। कॉर्डेटा एवं नॉन कॉर्डेटा में दो अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट कॉर्डेटा, देखिए उत्तर हमारा क्या हो जाता है। कॉर्डेटा जंतुओं में नोटोकार्ड उपस्थित होता है। कॉर्डेटा जंतुओं में नोटोकार्ड उपस्थित होता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में नोटोकार्ड नहीं उपस्थित होता है। जबकि नॉन कॉर्डेटा में नोटोकार्ड नहीं होता है। ओके, दूसरा हमारा है, दूसरा क्या कह रहा है, देखिए कॉर्डेटा में पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु होती है। कॉर्डेटा में पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु होती है। ओके, जबकि नॉन कॉर्डेटा में उदरीय ठोस तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। जबकि नॉन कॉर्डेटा में उदरीय ठोस तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। ओके, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। चलिए अब हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है समसूत्री विभाजन का महत्व बताइए। समसूत्री विभाजन का महत्व बताइए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। समसूत्री विभाजन से शरीर की वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत तथा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन से शरीर की वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन से शरीर की वृद्धि होती है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत तथा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। ओके, यह विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखता है, जिससे शरीर की संरचना एवं कार्य सही रहते हैं। जिससे शरीर की संरचना एवं कार्य सही रहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारा और लास्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, जीव द्रव्य के जैविक गुणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारा उत्तर, जीव द्रव्य की उत्तेजना, उपापचय, वृद्धि, प्रजनन, गति एवं अनुकूलन जैसे जैविक गुण पाए जाते हैं। यदि गुण जीवों को निर्जीव वस्तुओं से, यही गुण जीवों को निर्जीव वस्तुओं से अलग करते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 11 कह रहा है मानव तथा खरगोश में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों का नाम लिखिए। मानव तथा खरगोश में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों का नाम लिखिए। ओके, तो इसका उत्तर पता है हमें, जैसा कि तो आप लोग जानते हैं मानव तथा खरगोश दोनों में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्रंथि, सब मैक्सिलरी ग्रंथि एंड सबलिंगुअल ग्रंथि। ओके, तो स्टूडेंट चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में 150 शब्दों में लिखना होता है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कह रहा है मधुमक्खी एवं शहद पर एक टिप्पणी लिखिए। ओके, मधुमक्खी एवं शहद पर एक टिप्पणी लिखिए। ओके, चलिए अब हम उत्तर इसका देखते हैं। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। ओके, जो समूह में छत्ते बनाकर रहती है। मधुमक्खी का प्रमुख उत्पाद शहद है। जो पुष्पों के मकरंद से तैयार किया जाता है। ओके, मधुमक्खियां मकरंद को अपने मुख
भाग द्वारा एकत्र करती हैं और छत्ते की कोशिकाओं में जमा करती हैं। ओके, और छत्ते की कोशिकाओं में जमा करती हैं। शहद में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, विटामिन, एंजाइम तथा खनिज लवण पाए जाते हैं, जिससे यह अत्यंत पौष्टिक आहार बनता है। ओके, अब हम देखते हैं शहद का उपयोग किस किस में करते हैं। तो स्टूडेंट, शहद का उपयोग औषधि बनाने में, खाद्य पदार्थ में, आयुर्वेदिक दवाओं में, सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। ओके, इसके अतिरिक्त मधुमक्खियां परागण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे फसलों की उपज बढ़ती है। इस प्रकार मधुमक्खी पालन कृषि और मानव जीवन दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, किसी एक पक्षी के ध्वनि उत्पादन अंग का वर्णन कीजिए। किसी एक पक्षी के ध्वनि उत्पादन का वर्णन कीजिए। ओके, तो देखिए उत्तर इसका, पक्षियों में ध्वनि उत्पादन का मुख्य अंग सिरिक्स होता है। पक्षियों में ध्वनि उत्पादन का मुख्य अंग सिरिक्स होता है। ओके, यह अंग श्वासनली के निचले सिरे पर, जहां श्वासनली 2 श्वासनलिकाओं में विभाजित होती हैं, उस स्थान पे स्थित होता है। ओके, सिरिक्स पक्षियों के लिए विशिष्ट अंग है। जो पक्षियों में सिरिक्स होता है ना, वो पक्षियों के लिए विशिष्ट अंग माना जाता है, जो अन्य कशेरुकी जंतुओं में नहीं पाया जाता है। जो सिरिक्स होता है वो दूसरे कशेरुकी जंतुओं में नहीं पाया जाता है, ओनली पक्षियों में ही पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, सिरिक्स में झिल्लियां एवं मांसपेशियां होती हैं। सिरिक्स में झिल्लियां और मांसपेशियां होती हैं, जो वायु के प्रवाह में कंपन उत्पन्न करती हैं, जो कि वायु के प्रवाह से कंपन उत्पन्न करती हैं। इसी कंपन से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकलती हैं। स्टूडेंट, इसी कंपन से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकलती हैं। गायक पक्षियों में सिरिक्स अत्यधिक विकसित होता है, जिससे वे मधुर और विविध ध्वनियाँ निकालने में सक्षम होते हैं। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति कैसे होती है। मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति कैसे होती है। तो उत्तर देखते हैं हम। मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति ABO रक्त वर्ग प्रणाली पर आधारित है। ओके, इसमें 3 जीन पाए जाते हैं। इसमें 3 जीन सहप्रभावी होते हैं, IA, IB और I। ओके, IA और IB सहप्रभावी होते हैं, जबकि जो I जीन होता है वो अप्रभावी होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यदि माता पिता में IA और IB जीन हो तो संतान का रक्त वर्ग AB होगा। यदि माता पिता में IA और IB जीन होता है ना, तो संतान का रक्त वर्ग AB होगा। ओके, यदि IA और I हो तो A वर्ग होगा। ठीक है, संतान में A वर्ग होगा। IB और I हो तो B वर्ग होगा, और दोनों में I और दोनों में, यदि माता और पिता दोनों में I होने पर O वर्ग पाया जाएगा। ओके, इस प्रकार रक्त वर्ग की वंशागति मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लॉन्ग आंसर की तरफ चलते हैं, जो कि हमें उत्तर पुस्तिका में 300 शब्दों में लिखना होता है। ओके, तो हम लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंचुए के प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। केंचुए के प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ओके, इसका उत्तर होता है, देखिएगा, केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। जैसा कि आप लोग ने पढ़ा होगा, केंचुआ उभयलिंगी जंतु है।
केंचुआ उभयलिंगी जंतु है, अर्थात एक ही केंचुए में नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हैं। अर्थात एक ही केंचुए में नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हैं। ओके, परंतु आत्मनिषेचन नहीं होता है। परंतु केंचुए में आत्मनिषेचन नहीं होता है, बल्कि परनिषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, अब देखते हैं नर प्रजनन अंग। नर प्रजनन अंग। नर प्रजनन अंग। केंचुए में 2 जोड़ी वृषण होते हैं। केंचुए में 2 जोड़ी वृषण होते हैं जो 10वें और 11वें खंड में स्थित होते हैं। नर प्रजनन अंग में केंचुए में 2 जोड़ी वृषण होते हैं जो कि 10वें और 11वें खंड में स्थित होते हैं। वृषण थैली टेस्टिस सैक के भीतर रहते हैं। ओके, शुक्राणु शुक्रवाहिनी द्वारा 18वें खंड में स्थित नर जनन छिद्र से बाहर निकलते हैं। ओके, अब हम मादा प्रजनन अंग देखते हैं। तो मादा प्रजनन अंग क्या हो गया? मादा प्रजनन अंग, इसमें एक जोड़ी अंडाशय ओवरी, एक जोड़ी अंडाशय 13वें खंड में पाया जाता है। अंडवाहिनी 14वें खंड में बाहर खुलती है। ओके, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। निषेचन की प्रक्रिया। आगे क्या है हमारा? निषेचन की प्रक्रिया। तो स्टूडेंट, निषेचन की प्रक्रिया, 2 केंचुए विपरीत दिशा में जुड़कर शुक्राणुओं का आदान प्रदान करते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो 2 केंचुए विपरीत दिशा में जुड़कर शुक्राणुओं का आदान प्रदान करते हैं। ओके, क्लाइटेलम से स्रावित श्लेष्मा से कोकून बनता है। क्लाइटेलम से एक पदार्थ निकलता है। क्लाइटेलम से एक पदार्थ निकलता है, श्लेष्मा, जिसे श्लेष्मा कहते हैं। उससे कोकून बनता है। ओके, उससे कोकून बनता है जिसमें निषेचन होता है। ओके, अब हम इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा विकास। उसके बाद में विकास आ जाता है। विकास में क्या है? कोकून से सीधे शिशु, जो कोकून होता है ना, उससे सीधे शिशु केंचुआ निकलता है। उससे शिशु केंचुआ निकलता है। लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। उसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? मानव में किन्हीं 2 आनुवांशिक बीमारियों का वर्णन कीजिए। मानव में किसी 2 आनुवांशिक बीमारियों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, पहली बीमारी हमारी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया देखिएगा, यह एक लिंग संलग्न आनुवांशिक रोग है। ओके, जो X गुणसूत्र से संबंधित होता है। जो कि X गुणसूत्र से संबंधित होता है। इस रोग में रक्त का थक्का बनने की क्षमता कम होती है। ओके, परिणाम स्वरूप मामूली चोट पर भी अत्यधिक रक्तस्राव होता है। जब हमें थोड़ी सी भी खरोंच आ जाती है तो इसमें रक्तस्राव अधिक होता है। ओके, यह रोग मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है। जो हीमोफीलिया रोग होता है ना, वह मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है, जबकि महिलाएं वाहक होती हैं। ये रोग महिलाओं में नहीं पाया जाता है। ओके, अब हम दूसरा रोग